हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और यकीन मानिए कि इस क्लास का डेटा आपके सभी एग्ज़ाम के जितने भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो जिनमें करंट अफेयर आने वाला है तो उन सभी के लिए सफिशेंट होगा। और यकीन मानिए कि आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप क्लास को प्लीज़ स्किप मत करिएगा और लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। अगर आज आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और बाकी क्लासेस भी आपके इस चैनल पे जल्दी दी जाएंगी, तो भाई जितनी जल्दी हो सके आप इस चैनल को भाई और आगे तक लेकर के चलिएगा, ठीक है। चलिए तो चीज़ें करते हैं शुरू, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई आज फिर एक मोटिवेशन लाइन कहूँ या एक मोटिवेशन कोड कहूँ। देखो, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है ना, अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई मैंने ये सोच रखा है और मुझे यहाँ पे इस चीज़ में नंबर लाना ही लाना है या मुझे ये वाली नौकरी चाहिए, तो मेहनत पर विश्वास करो। ये बिल्कुल मत कहो कि भाई मैं किसी शॉर्टकट से इस अचीवमेंट तक पहुँच सकता हूँ। किस्मत की आजमाइश जो होती है सिर्फ जुए में होती है। अगर आप किसी भी पद पर बैठना चाहते हैं या फिर आप अपने कहीं भी एक नंबर या मैं कहूँ कि आप अपना स्थान कहीं स्थापित करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। कहते हैं कि नसीब का खेल है या मैं कहूँ आजमाइश का, किस्मत किस्मत और रिश्वत दोनों चीज़ें छोड़ के सिर्फ मेहनत पे आना पड़ेगा। तो अगर आप किस्मत और रिश्वत अगर पीछे छोड़ करके आ चुके हो मेहनत पर, तो यकीन मानिए, भरोसा रखिए कि आपकी ज़्यादा लंबी रेस नहीं है, आप बिल्कुल सफलता के नज़दीक पहुंच चुके हैं, ठीक है। चलिए तो भाई लगातार कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखिए और लगता है कि इस चीज़ के लिए जो है आपको अपनी सफलता के लिए बस यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं इसी मोटिवेशन के साथ। सवाल है हमारा सवाल नंबर 1। पहला सवाल कह रहा है कि हाल ही में नई दिल्ली में किसने जो है अपना दूतावास खोला है। तो भाई हाल फिलहाल में नई दिल्ली में दूतावास खोला गया है और ये दूतावास किसने खोला है। नाइजीरिया ने खोला है, पापुआ न्यू गिनी ने, मालदोवा ने या फिर चिली ने। अगर यहाँ पे दूतावास की बात करी जाए तो देखो, दूतावास खोला है और ये खोला है मालदोवा ने। किसने खोला है? ये खोला है मालदोवा। अब आप कहोगे मैम ये भी कंट्री है क्या? हाँ जी बिल्कुल, आपने भला सर ये कम सुना होगा इसका नाम। तो अगर मैं बात करूँ देखो यहाँ पे मालदोवा की, तो मालदोवा ने जो है भाई अपना दूतावास खोला है, ठीक है। और इसके दूतावास की बात करी जाए मालदोवा की, तो इसने खोला कहाँ है? ये बनाया है अपना न्यू दिल्ली में। कहाँ बनाया है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली की नई दिल्ली में भाई इसने अपना दूतावास खोला है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो ये जो मालदोवा है, मालदोवा के थोड़े अगर पीछे जाके देखें ना, तो मालदोवा हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मालदोवा को हम आज से नहीं जानते हैं, बल्कि मालदोवा को हम जानते हैं 1992 से। 90 इसको मालदोवा को हम जानते हैं 1992 से जानते हैं, क्योंकि 1992 आपको पता होगा 1992 में भारत और मालदोवा के संबंध बनते हैं। किसके? भारत और प्लस में जो मालदोवा है, इस मालदोवा के जो है संबंध स्थापित होते हैं। इन दोनों में जो है संबंध बनते हैं और ये संबंध मजबूत कब होते हैं, या मैं कहूँ कि संबंध बनते कब हैं, ठीक है। तो ये बनते हैं आपके 1992 में। अब इन संबंधों का फ़ायदा कब उठाया था भारत ने, तो आपसे बात करें कि हमारे और भी ज़्यादा या फ़ायदा कब उठाया था, तो आपको बात करें, देखो जो मालदोवा है, इस मालदोवा ने हेल्प करी थी, इस मालदोवा ने हेल्प करी थी। और मालदोवा ने हेल्प कब करी थी? तो मालदोवा ने जो हेल्प करी थी ये करी थी जिस टाइम पर एक क्या बोलते हैं ऑपरेशन चलाया जा रहा था जिसका नाम था गंगा। एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा इसलिए चलाया गया था क्योंकि जिस टाइम पे यूक्रेन में जो भारतीय फंस गए थे, इस यूक्रेन में फंसे हुए जो भारतीय थे इनको बाहर निकालने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन गंगा चलाया गया। तो जब यहाँ से मैं कहूँ कि भाई यूक्रेन से जो भारतीयों को बाहर निकाला जा रहा था, तो मालदीव ने यहाँ पे हेल्प करी थी, ठीक है, इसने हेल्प करी थी। इसीलिए अगर बात करें तो ये मालदोवा इम्पोर्टेंट होगा। इसकी राजधानी की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? चिसिनाउ इसकी राजधानी हो जाएगी। चिसिनाउ इसकी राजधानी हो जाएगी, चिसिनाउ। और ये कहाँ हो जाएगा? अगर इसकी लोकेशन की बात करें किस महाद्वीप पे हो जाएगा, तो ये यूरोप महाद्वीप का
यूरोप महाद्वीप का जो है एक देश हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा मालदोवा। तो भाई यहाँ पे जो है भारत की नई दिल्ली में जो है किसने अपना दूतावास बनाया है, तो ये दूतावास बनाया है इन्होंने मालदोवा ने, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 2। अगला सवाल देखो फिर से इम्पोर्टेंट है और इसको आप हल्के में मत लेना है, सवाल इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। हाल ही में रक्षा मंत्रालय जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने यानी कि 12 SU 30 MKI, ठीक है, यानी कि 12 SU 30 MKI जो है इस विमान के लिए किसके साथ जो है 13,500 करोड़ रुपए के अनुबंध को लेकर के एग्रीमेंट किया है या अनुबंध किया है, समझौता किया है। तो भाई डिफेंस मिनिस्टर ने करा है। तो सबसे पहली बात करें, देखिए बताएंगे यहाँ पे बोइंग इंडिया ने, या फिर यहाँ पे लॉकहीड मार्टिन इंडिया ने, ब्रह्मोस एरोस्पेस ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। अगर बात करी जाए रक्षा मंत्रालय की, तो देखो हाल फिलहाल में रक्षा मंत्रालय ने काम करा है। किसने करा है? काम करा है रक्षा मंत्रालय ने। और रक्षा मंत्रालय की बात करी जाए तो मंत्री कौन हो जाएंगे? राजनाथ सिंह। चलिए, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हो जाएंगे हमारे, तो ये भी नाम ध्यान में रखना। इनके द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा एक निर्माण करा गया है, एक विमान का निर्माण करा है। तो इन्होंने जो भाई एक विमान का निर्माण करा है, ठीक है। अब जो विमान का निर्माण करा है तो इसका नाम क्या है? जिस विमान का निर्माण करा है इस विमान का नाम है यहाँ पे 12 SU 30 MKI, ठीक है। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये विमान है, इसका निर्माण करा है, ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने। अब रक्षा मंत्रालय एक बात बताओ कि इसका निर्माण अपने आप कर सकता है? रक्षा मंत्रालय नहीं करेगा, रक्षा मंत्रालय किसी और के साथ सहमति से इसका निर्माण करेगा, है ना। तो भाई रक्षा मंत्रालय ने इसका निर्माण करवाया है। कितना पैसा लगाया है इसको बनाने के लिए? तो भाई कितना पैसा दिया है इसको बनाने के लिए? तो इसको बनाने के लिए जो पैसे की बात करें तो ये 13,500 करोड़ रुपया गया है। कितना? इतना करोड़ रुपया लगा है, ठीक है। चलो, अब दूसरी बात आती है कि भाई ये किसकी तर्ज पर, ये क्या भारत के जैसा बनाया गया है? भाई भारत के जैसा तो है नहीं, फिर ये किस देश के जैसा है? तो अगर इसकी बात करें तो ये रूसी मूल का विमान हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई? जैसा रूस में है तो ये जो है मूल रूप से तो रूस का है, रूसी मूल का विमान हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि भाई इसको रक्षा मंत्रालय बना रहा है, जो यहाँ पे 12 SU 30 MKI है। 13,500 करोड़ रुपए की बात भी करिए इसके खर्चे के लिए, रूसी मूल का ये विमान हो जाएगा। तो भाई इसको बना जो रहा है रक्षा मंत्रालय, किसके साथ ये एग्रीमेंट कर रहा है और कहाँ बना रहा है? तो अगर मैं बात करूँ ना कि भी इसका निर्माण कहाँ पर हो रहा है, इसका जो निर्माण है ये बनाया कहाँ जाएगा, तो निर्माण कहाँ करा जाएगा? ये करा जाएगा नासिक में। कहाँ निर्माण होगा, बनाया कहाँ जाएगा? नासिक में बनाया जाएगा। अब दूसरी बात ये आती है कि भी ये किसके साथ मिलकर के बना रहा है? रक्षा मंत्रालय जो है किसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है बनाने के लिए? तो इसके अनुबंध के साथ जो है किसने हस्ताक्षर करे हैं? तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। किसने ये करे? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसके साथ एग्रीमेंट किया है कि जी ठीक है, आप बनाइए, हम आपके साथ हैं। मतलब यहाँ पे जो है एग्रीमेंट रक्षा मंत्रालय और एरोनॉटिक जो यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इन दोनों ने एग्रीमेंट किया है। कितने रुपए का? 13,500 करोड़ रुपए का रूसी मूल का विमान हो जाएगा। इसका नाम 12 SU 30 MKI हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा बंगलुरु में, ठीक है। ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, याद रखेंगे। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया का जो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर जो है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की बात करें, इनके द्वारा भाई यहाँ पे सिग्नेचर करे गए हैं, इनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है किसके साथ में? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में, ठीक है। चलिए, किसको बनाने के लिए किया गया है? तो ध्यान रखेंगे ये नाम इम्पोर्टेंट है, 12 SU 30 MKI, इसके साथ जो है इसको बनाने के लिए एग्रीमेंट। और ये भी ध्यान रखेंगे ये रूस की तर्ज पे, जैसे रूस में है ऐसा बनाया जा रहा है। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसमें शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? इस सवाल को आप स्टार मार्क कर लेंगे। देखो ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हाल फिलहाल में भाई यहाँ पे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में
शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा होगा? फ्रांस होगा, जर्मनी होगा, ब्रिटेन होगा या फिर इटली होगा? अगर इसकी बात करें तो हम किसकी बात कर रहे हैं? देखो यहाँ पे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, पैसिफिक पार्टनरशिप से मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं प्रशांत महासागर से मिलने वाले देश जो हैं उनकी बात कर रहे हैं, है ना। तो ये है क्या चीज? सबसे पहले तो भाई मैं बात करूँ यहाँ पे जो ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, इस सदस्य देशों के मध्य जो मुफ्त व्यापार है, एक एग्रीमेंट है, समझौता है। ये क्या है? तो भाई ये जो है एक समझौता हुआ है, और इस समझौते की बात करें देखो कभी भी दो देश तीन देश जब आपस में काम करते हैं तो ये सिंपल बात है, वो समझौता ही करते हैं कहीं ना कहीं कि ये काम आपको करना है, ये हमें करना है, ये आपको नहीं करना है, ये हमें करना है ना, कुछ भी है इस तरीके का। तो ये समझौता हुआ है, और ये समझौता जो हुआ है, सबसे पहली बात तो भी अगर बात करी जाए तो जो इसमें सदस्य देश हैं, जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में जो सदस्य देश हैं, इन सदस्य देशों के बीच में एक समझौता होता है। ये समझौता कैसा है? तो भाई ये समझौता है आपका यहाँ पे कि जो फ्री ट्रेड है इसको लेकर के, यानी कि एक मुफ्त व्यापार बनाने के लिए। तो इसके जो सदस्य देश हैं यहाँ पे, इसके सदस्य देशों ने भाई मिलकर के यहाँ पे ये समझौता करा है। और समझौता क्या करा है? तो समझौता इन्होंने ये करा है कि हम जो हैं यहाँ पे मुफ्त व्यापार जो है ये करेंगे। इन्होंने कहा कि जी हम जो है यहाँ पे मुफ्त व्यापार करेंगे। ठीक है, जो इसमें आने वाले देश हैं उन्होंने ये बात कही है, मुफ्त व्यापार करेंगे। ठीक है, अब मुफ्त व्यापार ऐसा तो है नहीं कि ये मुफ्त नहीं है, मुफ्त है। ठीक है, मुफ्त व्यापार करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई ये मुफ्त व्यापार कर लेंगे। चलिए फिर इसका काम क्या है? चलिए अभी सारी बात समझ में जाएगी। इसका काम क्या है? अगर यहाँ पे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात करी जाए तो इसका काम क्या है? इसका काम है जो आयात निर्यात पे लगने वाला जो टैक्स होता है, जो चीज़ें आ रही हैं आयात और साथ में जो निर्यात है, इस निर्यात पर जो लगने वाला टैक्स है, ठीक है, लगने वाला जो टैक्स है, इस टैक्स को कम करना है। और कम कितना करना है? मतलब इस टैक्स को जीरो की तरफ लेकर के जाना है ना। जीरो नहीं करना है, सिर्फ जीरो की तरफ लेकर के जाना है, मतलब बहुत कम करना है। ठीक है, अच्छा ये काम है, न्यूनतम करना है, बहुत ही कम करना है। तो ये शुरू कब हुआ था? अगर यहाँ पे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात करें तो ये स्टार्ट कब होता है? अगर इसकी बात करें कि भाई ये शुरू कब होता है, तो ये 2018 में शुरू होता है। कब होता है? 2018 में। और भाई कौन कौन से कंट्री? तो जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है वो इसमें शामिल होता है। ठीक है, ये होता कहाँ है? जो प्रशांत महासागर क्षेत्र से व्यापार होता है उसको लेकर के यहाँ पे बात करी जाती है। और अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो है कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे? तो यूरोपीय देश इसमें शामिल होंगे। अगर बात करें कि इसमें जो है शामिल देश कौन से होंगे, शामिल देश की बात करी जाए तो इसमें वही आपके यूरोपीय देश शामिल होंगे। कौन से? यूरोपीय देश जो हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। अब अगर बात करी जाए तो इसमें जो है पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा शामिल हुआ है? तो पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा शामिल हुआ है? ये हुआ है आपका ब्रिटेन। तो कौन सा देश आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा आपका ब्रिटेन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, और अच्छे इस यहाँ की एक बात बताओ, ब्रिटेन के जो पीएम हैं ये कौन हो जाएंगे? अगर यहाँ के पीएम की बात करी जाए तो यहाँ के पीएम कौन हो जाएंगे? कीयर स्टारमर। क्या नाम है इनका? कीयर स्टारमर इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांस पैसिफिक अगर पार्टनरशिप की बात करी जाए तो इसमें अभी हाल फिलहाल में जो मैं कहूँ नवीनतम या यूरोपीय कंट्री शामिल हुआ है, ये हुआ है आपका ब्रिटेन। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4। अगला सवाल है कि हाल ही में हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम जिसका नाम है डार्क ईगल, इस डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है? इस सवाल पे ना आप जितने स्टार लगा सकते हैं लगा लेंगे, क्योंकि ये सवाल आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होगा। तो इसका भाई इसका निर्माण किसने किया? परीक्षण यूएसए ने, रूस ने, चीन ने या फिर जापान ने? देखो बात किसकी हो रही है? हाइपरसोनिक की बात हो रही है ना। एक मिसाइल है जिसका नाम है डार्क ईगल। ठीक है,
क्या मिसाइल है? एक मिसाइल है और इस मिसाइल का नाम क्या है? इस मिसाइल का नाम है डार्क ईगल नाम है, ठीक है। अब डार्क ईगल, ये सबसे पहली बात तो भाई ये है क्या चीज़, अगर इसकी बात करें है क्या चीज़ ये, तो एक हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम है क्या चीज़ ये? एक हाइपरसोनिक, यहाँ पे देखेंगे ये हाइपरसोनिक एक एंटी मिसाइल है, हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम है, मतलब क्या है हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम? मतलब बहुत ही तेज स्पीड है इसकी, अभी बताते हैं। तो भाई इसको डार्क ईगल को भाई बनाया किसने है, इसका परीक्षण किसने किया है? दूसरा सवाल ये आएगा कि भाई इसका परीक्षण किसके द्वारा किया है, तो इसका परीक्षण किया है यूएसए ने। किसने किया है? परीक्षण किया है यूएसए ने। तीसरा सवाल है कि भाई इसका ये जो डार्क ईगल है इसका काम क्या है, क्या काम करेगी ये मिसाइल? तो इसके काम की बात करें तो भाई दुश्मन की जो मिसाइल है उसको हवा में खत्म कर देगी, ठीक है। ये काम क्या करेगी? ये जितने जो भी, अगर मान लिया कोई दुश्मन की मिसाइल आ रही है, इस दुश्मन की मिसाइल को हवा में ख़त्म कर देगी, ठीक है। हवा में ख़त्म करने का इसका काम है। तो इसे क्या नाम दिया जाएगा? तो भाई ये किस कैटेगरी में आएगी, या मैं कहूँ कि ये किस वर्ग की मिसाइल है, तो इसको क्या बोलेंगे? एयर डिफेंस सिस्टम में। क्या है भाई? ये है आपका एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये है आपका एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है। अच्छा, तो भाई इसकी सबसे तेज स्पीड कितनी होगी? तो इसकी तेज स्पीड की बात करें तो भाई इसकी तेज स्पीड कितनी होने वाली है? लगभग कितनी तेज चलेगी भाई? ये 17 मैक से भी ज़्यादा इसकी स्पीड होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये कैसी है? हाइपरसोनिक मिसाइल है। क्या हमारे पास नहीं है? देखो हमारे पास है, लेकिन ऐसा है जैसे ही कोई दुश्मन राष्ट्र, अगर मान लिया जाए यहाँ पे, अच्छा ये तो मैं हाँ, तो मान लिया यूएसए पे अगर कोई आक्रमण करेगा तो यूएसए जो है इस मिसाइल को, यानी कि जो यहाँ पे डार्क ईगल है, जैसे ही इस हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल, ये फर्स्ट है हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल, ठीक है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा, इसीलिए चर्चा में इम्पोर्टेंट भी है ये। तो भाई ये अपने जैसे ही किसी ने भाई इस पर अगर सोचा भी इसकी तरफ मिसाइल भेजने के लिए, तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो जैसे ही घर से बाहर निकलेगी उसको तुरंत हवा से हवा में ख़त्म करके मार गिरा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये मिसाइल है इनकी, जिसका नाम है डार्क, ठीक है। और इसका ध्यान रखेंगे कि ये जो है हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल सिस्टम है। चलिए यूएसए की। अगला सवाल नंबर 5। अगला सवाल नंबर 5 है कि हाल ही में भारत की पहली योग नीति का अनावरण किसने किया है? तो भारत की जो पहली योग नीति है, इस योग नीति का अनावरण किसने किया है? इस सवाल पे भी आप स्टार जरूर लगा लेंगे क्योंकि ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने, हिमाचल ने या फिर उत्तराखंड ने? देखो भारत की पहली योग नीति की बात हो रही है ना, किसकी बात कर रहे हैं? तो बात हो रही है भारत की प्रथम है, ध्यान रखना भारत की प्रथम है और योग नीति है, ठीक है। इस योग नीति की बात करी जा रही है इसलिए इम्पोर्टेंट है, भारत की पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात क्या है? तो भाई इसका अनावरण किसने किया है? अगर इसकी बात करें इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो इसका अनावरण किया है उत्तराखंड ने। किसने? उत्तराखंड ने। अब उत्तराखंड ने भारत की पहली है तो भाई राज्य की भी पहली होगी, है ना। तो आप कहोगे ये उत्तराखंड की राज्य जो है, इस राज्य की भी पहली योग नीति होगी, इसकी भी आप देखेंगे फर्स्ट योग नीति हो जाएगी, ठीक है। इस राज्य की भी ये जो है फर्स्ट योग नीति हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि जो ये योग नीति है, अच्छा कहाँ की? उत्तराखंड की। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? पुष्कर सिंह धामी, ये हो जाएंगे यहाँ के पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो भाई ये हैं पुष्कर सिंह धामी, यहाँ के सीएम हो जाएंगे। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई इस योग नीति का अनावरण करने का लक्ष्य क्या है? भाई इसका लक्ष्य क्या रहा है, क्या टारगेट रखा है इसने? इसका लक्ष्य ये है कि प्रत्येक जिले में आयुष्मान ग्राम जो हैं इनको बनाना, ठीक है। इसका लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में जो है, प्रत्येक जिले में आयुष्मान ग्राम बनाए जाएं, ठीक है, आयुष्मान ग्राम बनाए जाएं, ठीक है, बनाए जाएं। ये जो है भाई इसका टारगेट या इसका लक्ष्य है, ठीक है। अच्छा योग राजधानी किसे कहते हैं? एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लिख लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि योग राजधानी किसे कहते हैं, तो योग राजधानी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी ऋषिकेश, ये हो जाएगी आपकी ऋषिकेश। और ऋषिकेश से ही हवाई मेडिकल सेवा भी शुरू करी है, ठीक है। पहली हवाई मेडिकल सेवा ऋषिकेश से शुरू करी है।
तो भाई कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल तो यहाँ पे देखेंगे, पुष्कर सिंह धामी ने योग नीति का अनावरण किया है। हर एक जिले में क्या बनाएंगे? आयुष्मान ग्राम बनवाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि हाल ही में त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास जो है जिसका नाम है डेजर्ट नाइट, तो ये डेजर्ट नाइट का आयोजन किसने किया है? तो हाल फिलहाल में 3 देशों का एक यहाँ पे एयर डिफेंस या मैं कहूँ कि क्या बोलते हैं युद्ध अभ्यास है। तो ये जो है पहली बात तो क्या है, ये ट्राइलेटरल है, ट्राइलेटर जो हमारा एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है यहाँ पे डेजर्ट नाइट। अब डेजर्ट नाइट की बात करें यहाँ पे, तो डेजर्ट नाइट भाई ये यूएसए, जापान, दक्षिण कोरिया 3 देशों इनका है। भारत, फ्रांस, यूएई का है। यूएस यहाँ पे यूएसए, फिलीपींस, इंडोनेशिया का है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूएसए, इन 3 देशों का है। बात किसकी हो रही है? डेजर्ट नाइट की। हम बात कर रहे हैं भाई यहाँ पे जो डेजर्ट नाइट है, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे डेजर्ट नाइट की। जो डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज है, पहली बात तो ये आती है कि डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज है क्या है ये? तो भाई ये यहाँ पे एयर फोर्स की जो है एक एक्सरसाइज है। क्या है ये? है जो एयर फोर्स है, इस एयर फोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि भाई ये किसके बीच हो रही है? इसमें जो देश हैं अगर बात करें तो भाई इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल हो रही हैं? तो इसमें जो कंट्री शामिल हो रही हैं, एक तो हो रहा है भारत हिस्सा लेगा और फ्रांस हिस्सा लेगा इसमें, भारत, फ्रांस और यूएई जो है ये। तो कुल मिला के यानी कि जो 3 देश हैं, भारत है, फ्रांस है, यूएई, ये तीनों देश मिलकर के यहाँ पे डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज जो एयर फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं कहूँ कि एयर फोर्स की जो एक्सरसाइज है इसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, चलिए इन तीनों देशों के बीच में हो रही है। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज होगी कहाँ? ये एक्सरसाइज होगी कहाँ? तो अरब सागर के ऊपर होने वाली है। कहाँ पे होगी? तो भाई ये होगी आपकी अरब सागर जो है, इस अरब सागर के ऊपर होगी। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि इसमें विमान कौन सा शामिल होगा इस एक्सरसाइज में जो है? भाई जो विमान से होगी उस विमान का नाम क्या होगा? तो इस विमान का नाम होगा यहाँ पे IL-78 विमान। IL-78 विमान जो है यहाँ पे, ये विमान इसमें शामिल होगा। और काम क्या है? अगर इस विमान की बात करें, इस विमान का काम क्या है? तो इस विमान का एक काम है, देखो क्या काम है। हवा में अगर मान लिया कभी फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये यूज़ किया जाता है। पता है कहाँ यूज़ किया जाता है? जैसे मान लिया कि हवा में कोई जहाज है और उसका या मैं कहूँ हवा में कोई प्लेन है या कोई भी है, तो उस प्लेन में अगर फ्यूल खत्म हो गया तो वहाँ पे जो है ये उसका पेट्रोल पंप मान के चलो, मतलब वहाँ पे उसको फ्यूल देगा हवा में ही। ठीक है, लैंड नहीं कराएगा। तो भाई ये क्या काम है? हवा में फ्यूलिंग का काम कराता है। अगर इसकी काम की बात करें तो जी इस विमान का काम है हवा में फ्यूलिंग का काम कराएगा। ठीक है, हवा में फ्यूलिंग का काम है इस विमान का। और आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत, फ्रांस, यूएई के बीच डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज है, एयर फोर्स की एक्सरसाइज हो जाएगी। तीनों देश भारत, फ्रांस, यूएई हैं और अरब सागर के ऊपर होगी। और IL-78 विमान इसमें शामिल होगा जो एक विशेषता है हवा में फ्यूलिंग काम कराने की। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कहता है? चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 कह रहा हाल ही में केरल में आयोजित एक एडमिरल कप आयोजित हुआ है केरल में, सेलिंग रेगाटा। इसका 13 एडिशन है, 13वां संस्करण है। ये किसने जीता है? ब्रिटेन ने, रूस ने, नॉर्वे ने, आइसलैंड ने। देखिए अगर बात करी जाए एडमिरल कप की, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एडमिरल कप। और अगर इस एडमिरल कप की बात करी जाए तो ये एडमिरल कप जो है ये है आपका 2024 का। ठीक है, अगर इसकी सबसे पहले संस्करण की बात करी जाए तो ये संस्करण कौन सा है? ये 13वां है, 13वां संस्करण है। दूसरी बात यह है कि इस एडमिरल कप की बात करें, इसका नाम की बात करें तो भाई इसका नाम क्या है? इसका नाम होगा सेलिंग रेगाटा। ठीक है, क्या है ये? सेलिंग रेगाटा की बात करें तो ये होगा आपका सेलिंग रेगाटा। और भाई इस कप का संबंध किससे हो जाएगा? ये खेल या किस, इसका संबंध जो है किस खेल से हो जाएगा, है ना? इस कप का संबंध किस खेल से होगा? तो जो यहाँ पे बोट रेस है ना, इसका संबंध होगा बोट रेस से। ठीक है,
इसका संबंध होगा बोट रेस से, ये भी ध्यान में रखेंगे, बोट रेस से इसका संबंध हो जाएगा इस कप का, ठीक है, एडमिरल कप का। और ये होगा किसका कप अगर बात करें तो भाई ये किसका हो जाएगा, तो ये होगा हमारा इंडियन नेवी का। किसका, ये होगा इंडियन नेवी की बात करें, इंडियन नेवी का। अब दूसरी बात ये आती है कि इस कप को होस्ट किसने करा है ना, होस्ट किसके द्वारा किया गया है, तो ये होस्ट करा है इंडियन नेवी ने, ठीक है। इंडियन नेवी ने कहाँ किया है, किसने, कहाँ पे, केरल में, ठीक है। भारतीय नौसेना अकादमी ने अगर बात करें तो ये क्या है, भारतीय नौसेना अकादमी, नौसेना अकादमी की बात करें तो भाई इसने इसको होस्ट किया है। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई ये जीता कौन है, यहाँ पे विजेता कौन बना है, तो अगर विजेता की बात करें तो विजेता बना है यहाँ पे जो रूसी सेना थी वो जीती है। यहाँ पे कौन जीता है, रूसी सेना इसको जीती है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, रूसी सेना जीती है, जो केरल में आयोजित हुआ है एडमिरल कप। ये एडमिरल कप का 13वां संस्करण है, ठीक है। संबंधित का बोट रेस से है और इंडियन नेवी जो है इसका हो जाएगा, ये होस्ट करा है यहाँ पे भारतीय नौसेना अकादमी ने केरल में, और भाई रूसी सेना इसको जीती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, कह रहा हाल ही में वन के विश्वकोश जो है, वन के विश्वकोश उपनाम से प्रसिद्ध एक पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा का निधन हुआ है। तो भैया ये कहाँ से संबंध रखती हैं, चलिए भाई बात करते हैं तुलसी गौड़ा की। तो ये तमिलनाडु की हैं, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये तो इम्पोर्टेंट है कहाँ की, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके और अचीवमेंट है भाई। चलिए देखिए बात करते हैं तुलसी गौड़ा की, है ना। अगर तुलसी गौड़ा की बात करी जाए, जो तुलसी गौड़ा हैं अगर इनकी बात करें तो सबसे पहली बात तो भाई ये क्यों चर्चा में है, इनका निधन हो गया है, ठीक है, इनका निधन हो गया है तुलसी गौड़ा जी का। अब चर्चा में तो निधन के बाद है, लेकिन इनके कुछ उपनाम हैं। उपनाम आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इनका उपनाम क्या है। तो एक उपनाम तो यहाँ पे इनको बोलते हैं वन के विश्वकोश, है ना। इन्हें वन के विश्वकोश के नाम से जाना जाता है, विश्वकोश, यानी कि इन्हें लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा पेड़ों की जानकारी थी। इन्होंने 1 लाख से भी ज़्यादा पेड़ों को इन्होंने जो है जाना है, समझा है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पौधा लगाया और खत्म, 1 लाख से भी ज़्यादा पेड़ों की देखभाल करी थी, है ना। तो इसीलिए इनको वन का विश्वकोश या फिर इनको बोला जाता है वृक्ष देवी। क्या नाम है इनका, या फिर इन्हें बोलते हैं वृक्ष देवी, ठीक है, इन्हें वृक्ष देवी भी बोलते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि ये किस राज्य से संबंध रखती हैं। अगर इनके राज्य की बात करें तो ये रखती हैं कर्नाटक राज्य से संबंध, ठीक है। किस राज्य से रखेंगी, कर्नाटक राज्य से। तो ये तो ठीक है कि कर्नाटक राज्य से संबंध रखती, लेकिन अब इम्पोर्टेंट आता है, इम्पोर्टेंट लगाना इनके अवार्ड। तो भाई इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये भाई चर्चा में इसलिए आई हैं क्योंकि 2024 का जो अवार्ड है, 2024 का पद्मश्री, तो इनको पद्मश्री दिया जा रहा है। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जा रहा है। तो भाई इनको ये अवार्ड दिया क्यों जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, इन्होंने क्या करा है ऐसा जो इनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो इन्होंने 1 लाख से भी अधिक पेड़ों की देखभाल करी है, इसलिए, ठीक है। इन्होंने भाई 1 लाख से भी ज़्यादा, 1 लाख से भी ज़्यादा पेड़ों की देखभाल करी है, इसलिए जो है पेड़ों की देखभाल के लिए भाई इन्हें जो है यहाँ पे ये अवार्ड दिया जा रहा है। क्योंकि देखो इन्होंने क्या काम करा है, ऐसा नहीं कि 1 लाख पौधे लगाए और छोड़ दिए, नहीं, उनको बड़ा करा है, पाला पोसा, उनकी देख रेख पूरी करी है, ठीक है। इसलिए जो है इनको यहाँ पे क्या बोलते हैं, तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जा रहा है। आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पे आप देख रही हैं प्रेसिडेंट के द्वारा इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। पद्मश्री अवार्ड दिया गया है तुलसी गौड़ा को, ठीक है। चलिए तो ये हैं आपकी तुलसी गौड़ा, और ये कर्नाटक की रहने वाली हैं, राज्य भी ध्यान रखेंगे कर्नाटक राज्य की। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल को लेकर के। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध उत्सव, इसका नाम है गढ़ीमाई महोत्सव। तो ये गढ़ीमाई महोत्सव जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है, नेपाल में, ओमान में, श्रीलंका में, म्यांमार में। देखो गढ़ीमाई महोत्सव बहुत बड़ा है और पशु वध का दुनिया का सबसे बड़ा महोत्सव है ना।
हम किसकी बात कर रहे हैं? गढ़ीमाई महोत्सव की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, गढ़ीमाई महोत्सव की। एक महोत्सव है, इसका नाम है गढ़ीमाई महोत्सव, ठीक है। अब इस महोत्सव की ना सबसे पहली खास बात तो यह है कि ये 5 साल में एक बार लगता है। एक खास बात तो यह है कि ये जो है सिर्फ 5 साल में एक बार लगता है, ठीक है, 5 साल में एक बार लगता है। अब दूसरी बात यह है कि ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा पशुओं की वध करने वाला महोत्सव है। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात यह है इसके बारे में कि भाई पूरे अगर बात करें दुनिया की या विश्व की, तो भाई ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा उत्सव है, सबसे बड़ा उत्सव है जो पशुवध का उत्सव है, ठीक है, पशुओं को मारने वाला, ठीक है, पशुवध उत्सव है जो सबसे बड़ा है विश्व का। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब दूसरी बात आती है कि भाई ठीक है सबसे बड़ा उत्सव है, 5 साल में एक बार लगता है, भाई किस देश में लगता है ये उत्सव? इस उत्सव से कौन सा देश संबंधित होगा? ये नेपाल देश है जो इससे संबंध रखता है। अच्छा भाई ऐसा क्यों? इस उत्सव में होता क्या है, तो क्यों मारा जाता है इस उत्सव में पशुओं को? भाई वहाँ के जो नेपाल के लोग हैं वो ये मानते हैं कि यहाँ पे पशुओं की बलि देने से मनोकामना पूरी होती है, यानी कि बलि से जो है यहाँ पे जो मारे जाते हैं, इसमें गढ़ीमाई महोत्सव में जो पशुओं की बलि दी जाती है इससे मनोकामना पूरी होती है, ठीक है, मनोकामना। अब आप इसको अंधविश्वास कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन यह उत्सव मनाया जाता है नेपाल में, ठीक है। आंसर होगा इसका नेपाल, आंसर होगा ऑप्शन ए। अब आपको मैं ये फोटो दिखा रही हूँ, आप देखो यहाँ पे कितने पशु मरे हुए हैं, यानी कि लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा, बहुत सारे, हज़ारों की तो छोड़ो, 1 लाख से चलो कम मान लिए, हज़ारों से भी ज़्यादा की संख्या में यहाँ पे पशुओं को मारा जाता है और इसी को बोला जाता है इसको गढ़ीमाई महोत्सव। ये है आप जो देख रहे हो ये गढ़ीमाई महोत्सव है, ठीक है, गढ़ीमाई महोत्सव है जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये है गढ़ीमाई महोत्सव, ठीक है। पशु बलि है, मैं कहूँ कि यहाँ पे पशुवध का सबसे बड़ा महोत्सव है विश्व का। चलिए फिलहाल आज का अंतिम सवाल जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में वर्ष 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? मध्य प्रदेश ने, तमिलनाडु ने, मुंबई ने या फिर बड़ौदा ने? बात हो रही है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है। इस ट्रॉफी की बात करी जाए तो ये जो ट्रॉफी है 2024 की ट्रॉफी है, ठीक है। चलिए अब पहली बात तो ये है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 की, इसका संबंध किस खेल से है? भाई किस खेल की है? तो ये किस खेल से संबंधित ट्रॉफी होगी? तो ये है क्रिकेट से। किस खेल में? ये दी जाती है क्रिकेट में, ठीक है। दूसरी बात है सॉरी, हाँ, दूसरी बात है कि भाई ये जो मैच हुआ है ये मैच किन के बीच में हुआ है? अगर यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो मैच हुआ है ये जो मैच है ये किन के बीच में हुआ है, ठीक है। अगर इस मैच की बात करें तो इस मैच में 2 राज्यों के बीच में ये मैच हुआ है। कौन कौन सी टीम है? एक तरफ है मुंबई, एक है आपका मुंबई और एक है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। अब मध्य प्रदेश जो है ये तो बना है उप विजेता, ये तो हार गया है, ठीक है, ये तो हारा है। और मुंबई की बात करें तो मुंबई हुई है भाई विजयी, तो ये है हमारी विजेता टीम, ठीक है, ये है विजेता टीम, मुंबई जीती है। और मुंबई की तरफ से कौन खेल रहे थे? तो अगर बात करी जाए मुंबई की तरफ से श्रेयस अय्यर जो है यहाँ पे, ठीक है, कप्तानी कौन कर रहे थे? श्रेयस अय्यर की बात करें, ये थे श्रेयस अय्यर जो है ये कप्तानी कर रहे थे। अच्छा ये मैच जो है ये जो क्रिकेट खेला गया है ये मैच हुआ किस स्टेडियम में है? अगर आपसे पूछे कि भाई ये मैच हुआ किस स्टेडियम में है, अगर आपसे स्टेडियम की बात करी जाए स्टेडियम की, तो कौन सा स्टेडियम हो जाएगा? चिन्ना स्वामी स्टेडियम। क्या नाम हो जाएगा इसका? नाम है यहाँ पे चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ठीक है, ये स्टेडियम हो जाएगा। और अगर इस स्टेडियम की बात करी जाए तो ये स्टेडियम हो जाएगा बंगलुरु में। कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बंगलुरु में ये स्टेडियम हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे प्लेयर्स अगर बात करी जाए प्लेयर सीरीज कौन बने हैं? अंबिका रहाणे बने हैं, है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। तो मैंने क्या पूछा यहाँ पे कि भाई कौन जीता है? तो सीधी सी बात है मुंबई जीता है, आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये है आपकी, आप देखेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो क्रिकेट में दी जाती है, मुंबई जीत गया है, मध्य प्रदेश हारा है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में इसको जो है यहाँ पे
खेला गया है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए हम इतनी ही क्लास रखते हैं। मुझे लगता है कि आज के जितने भी सवाल थे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यकीन मानिएगा कि आपको एग्जाम में ज़रूर देखने के लिए ये सवाल मिलेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए। और पीडीएफ आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी अब। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपको लिंक में दिया हुआ है, अब जा करके ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आपको हर क्लास की पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया है चैनल का, वहाँ पे मिलती रहेगी। चलिए।